तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में इंटरनल एनाटॉमी, जिसमें हमने सबसे पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम जिस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे वो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ एक डायग्राम है, डायग्राम के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग सेम एज पेरेंट। ठीक है, मतलब प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उनके जो भी पेरेंट रहेंगे ना, उनके जैसे संतति को उत्पन्न करना। अच्छा, ये क्यों किया जाएगा भाई? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो जरूरी ये है ताकि इसमें से लगातार रिप्रोडक्शन से क्या होंगे, नए संतति आते जाएंगे, अर्थात जो पीढ़ियां हैं वो दर प्रति दर आगे बढ़ती जाएंगी। अच्छा, अब पीढ़ियों को क्यों आगे बढ़ाना है? पीढ़ियों को आगे बढ़ाना है ताकि कैरेक्टर, जो लक्षण है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते रहे। अब अगर लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जा रहे हैं, संतति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रही है, मतलब क्या होगा, आपका जो ये जनरल रूल है, किसका रूल है? नेचर का, प्रकृति का नियम ही है कि एक के जाने के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के जाने के बाद तीसरा आएगा। तो ये कैसे आएगा? ये आएगा रिप्रोडक्शन से। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल और फीमेल जो आपके ऑर्गन्स हैं वो मेट करते हैं। ये एक प्रोसेस है, इसको एक के बाद एक समझेंगे। बस रिप्रोडक्शन ये समझना आपके, रिप्रोडक्शन क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। किस लिए पैदा करते हैं? टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर यहां तक? अब देखिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम भी दो टाइप का होता है। ठीक है, क्या होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम? दो टाइप का होता है। पहला होता है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मतलब एक नर में पाया जाने वाला जनन तंत्र होगा, एक फीमेल में पाया जाने वाला जनन तंत्र। अब ये जनन तंत्र क्या होते हैं? तो जनन तंत्र ये होता है कि जनन की जो प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें कुछ ऑर्गन्स या कुछ पार्ट्स क्या रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऑर्गन्स जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। अब ये ऑर्गन अलग अलग रहते हैं, मेल में अलग ऑर्गन्स पाए जाएंगे, अलग पार्ट्स पाए जाएंगे, फीमेल में अलग पार्ट्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ काउ। किसका है? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ काउ, मतलब नर जनन तंत्र। किसका? गाय का। ठीक है, ये डायग्राम है, बहुत बेसिक सा डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है? जो आपका आउटर लेयर है ना, यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। ये उसका टेल पोर्शन है। किसका? जो आपका गाय है ना, उसका टेल पोर्शन है। मतलब ये क्या होगा, देखिए, जब हम लोग एक्सटर्नल एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था हेड और ट्रंक होता है। ठीक है, हेड होता है, उसके बाद फोर क्वार्टर होता है, फिर ट्रंक होता है, फिर हिंड क्वार्टर होता है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये हिंड क्वार्टर का पोर्शन है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब मेल का जो हिंड क्वार्टर रहता है ना, ये हिंड क्वार्टर का है। यहीं पे आपका क्या पाया जाता है? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्लियर है यहां तक बात? ये आपका टेल पोर्शन हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए, टेल पोर्शन आपको यहीं से पता चलेगा। रेक्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन था, वहां पे क्या था? सिकम कोलम रेक्टम। मतलब रेक्टम क्या आपका लास्ट पार्ट है। यहाँ के बाद क्या होगा? आपका एनस होगा। एनस में हमने पढ़ा था क्या होता है? रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टेबल मटेरियल। तो यहीं पे आपका क्या पाया जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल को हटा देते हैं। अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से डिवाइड है दो हिस्से में। क्या क्या हिस्से हैं? पहला है प्राइमरी ऑर्गन्स, ये हमने डाइजेस्टिव में भी देखा था, और उसके बाद है सेकेंडरी ऑर्गन्स। मतलब पहला क्या है? मुख्य नर जनन जो भाग है, जो नर जनन के हिस्से हैं, और दूसरा क्या है? सहायक नर जनन भाग। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? पहला क्या होगा आपका? जो वे सभी भाग या वे सभी पार्ट्स या वे सभी ऑर्गन्स जो कि प्राइमरी, बहुत बेसिकली या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। और दूसरा क्या है? सहायक, मतलब जो प्राइमरी ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं। तो आपका जो प्राइमरी ऑर्गन है उसमें दो पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से? एक आता है आपका स्क्रॉटम, एक आता है टेस्टिकल्स। इस टेस्टिकल्स को टेस्टिस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या आते हैं? स्क्रॉटम और टेस्टिकल्स या टेस्टिस। अब जो बच गए वो आपके क्या होंगे? सेकेंडरी या फिर जो आपके हेल्पिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। इसमें मेनली जो हमें पढ़ना है वो याद रखेंगे। एक है एपिडिडाइमस, फिर आपका वास डिफरेंस, फिर आपका सेमिनल वेसिकल्स, फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर है आपका काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, फिर है आपका यूथ्रेटा, इसके बाद आपका यहां जाएंगे पेनिस।
ये 7 ऑर्गन्स के बारे में हमें पढ़ना है। बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके क्वेश्चंस वहां से नहीं आते हैं, तो सारे ऑर्गन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो मेन है आपका जहां से क्वेश्चंस कवर होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स में जो सबसे मेन रहता है वो रहता है आपका टेस्टिकल्स। ठीक है, क्या रहता है? टेस्टिकल्स। इसको हिंदी में वृषण कहा जाता है। ठीक है, वृषण। अभी वृषण क्या रहता है ये देखेंगे कि जो स्क्रॉटम रहता है ना, स्क्रॉटम को हिंदी में वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश के अंदर क्या है? वृषण कोश के अंदर सेम की आकार का लटका हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? आपका वृषण। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये कहां पाया जाएगा? स्क्रॉटम मतलब वृषण कोश के अंदर। यह आपका पूछा गया सवाल है कि वृषण किसके अंदर पाया जाता है? तो वृषण कोश। कोश मतलब समझ आ रहा है ना, क्या रहता है? एक बैग जिसके अंदर कुछ होगा। तो स्क्रॉटम के अंदर क्या होगा? टेस्टिकल्स या टेस्टिस होता है। अब ये जो टेस्टिस होगा, पहला चीज क्या था कि वृषण कोश के अंदर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका पूछा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे कि जो आपका टेस्टिस रहता है उसका आकार कैसा रहता है? सेम के बीज के समान। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि वृषण की आकृति कैसे रहती है? तो वृषण की आकृति आपकी कैसे रहती है? सेम के बीज के समान। क्लियर है? दो चीज आपको समझ आ गया टेस्टिस का। अब तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिस की लेंथ क्या है? तो जो इसकी लंबाई रहती है, यहां जो दिख रहा है ना, ये जो लेंथ है ये रहता है 4 से 5 इंच। ठीक है, क्या रहती है? लंबाई। और जो इसका चौड़ाई है या जो विड्थ बोल सकते हैं वो रहता है 2 से 2.5 इंच। क्लियर है? कितना रहता है लेंथ? इसका लेंथ रहता है 4 से 5 इंच और विड्थ कितना रहता है? चौड़ाई 2 से 2.5 इंच। अब अगर इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो फॉर्मूला सबको पता होगा। क्या रहता है फॉर्मूला? इसमें पहले पूरा मिटा लेता हूं। ठीक है, आज जो बोर्ड वर्क होगा वो थोड़ा सा छोटे जगह पे होगा। तो एक इंच बराबर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ये याद रखेंगे। तो अगर आपको मैंने इंच में बताया है लेंथ और विड्थ, तो अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इतने से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बाद टेस्टिकल्स का और क्या काम रहता है, या टेस्टिस का और क्या काम रहता है? ठीक है, काम क्या रहता है, इसमें और क्या पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे जो वृषण रहता है, जो टेस्टिस रहती है ना, ये एक पेयर के फॉर्म में पाई जाती है। एक पेयर मतलब एक जोड़ी, मतलब अगर संख्या में बात करेंगे तो 2। ये भी आपका बहुत कंफ्यूजिंग है कि अगर नंबर्स में पूछ रहा है तो 2 संख्या में पाए जाते हैं, मतलब 2 वृषण। और अगर जोड़ी में पूछ रहा है तो 1 जोड़ी, मतलब 1 पेयर। अब देखिए पेपर में आता है कि वृषण की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो हम क्या होते हैं? कंफ्यूज होकर 2 को मान लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या रहता है कि अरे 2 में तो पाया जाता है, हम जोड़ी को ध्यान नहीं रखते। तो ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि 2 जोड़ी मतलब एक टेस्टिस इधर पाया जाएगा, एक टेस्टिस इसके बगल में पाया जाएगा। ठीक है, जो कि दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, 2 की पेयर में, सॉरी 1 के पेयर में रहेंगे। इसके बाद टेस्टिस का और क्या है? तो टेस्टिस याद रखेंगे कि टेस्टिस की जो भार रहती है, ये भी आपको पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे टेस्टिस का वजन या वृषण का वजन कितना रहता है? 500 ग्राम। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गया? टेस्टिस का वजन कितना है? 500 ग्राम। ठीक है, इसके बाद टेस्टिस का अब आता है मेन काम, जो कि एग्जाम में आया है। ठीक है, तो जो सबसे मेन काम है, पहला चीज याद रखेंगे कि टेस्टिस में आपके क्या रहता है? जो वृषण रहता है ना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रहता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन रिलीज करता है? टेस्टिस। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट काम। दूसरा काम क्या रहता है कि स्पर्म का, ठीक है, जो आपके इसको हिंदी में सीमन जो बोलते हैं ना, बीज का निर्माण भी कहां होता है? आपका टेस्टिस में होता है। क्लियर है? 2 इंपॉर्टेंट काम है। कौन कौन से हैं? पहला काम इसका ये है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, स्त्रावण करता है, और दूसरा काम क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। क्लियर है? अब इसके बाद जो आपका टेस्टिस है ना, टेस्टिस में एक सेल पाया जाता है, एपिथेलियम सेल बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? एपिथेलियम सेल। अभी एपिथेलियम सेल में क्या रहता है ना, इस एपिथेलियम सेल में 2 और सेल पाए जाते हैं। पहला रहता है आपका जर्म सेल और दूसरा रहता है सरसोली सेल। पहला क्या है? जर्म सेल, दूसरा क्या है? सरसोली सेल। जर्म सेल का क्या काम रहता है कि जर्म सेल ही मेन है। जर्म सेल क्या करता है? आपका जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, जो सीमेन है, उसका निर्माण कौन करता है? जर्म सेल। और सरसोली सेल, इसको हिंदी में मातृ सेल बोलते हैं। सरसोली सेल क्या करता है? जो स्पर्म आपका बन चुका है, उस स्पर्म को न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व प्रदान करने का काम कौन करता है? सरसोली। और ये दोनों सेल कहां पाए जाते हैं? एपिथेलियम सेल में। ये एपिथेलियम सेल कहां पाया जाता है? टेस्टिस में।
समझ आ गया यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर आपको पूछा कि जर्म सेल कहाँ पाया जाता है, नर जनन तंत्र के कहाँ पाया जाता है, तो जर्म सेल सबसे पहले एपिथेलियम सेल, और ये एपिथेलियम सेल कहाँ पाया जाएगा? टेस्टिस में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है टेस्टिस। ठीक है, जिसको टेस्टिकल बोलते हैं, टेस्टिस। ये आपका इतना ही, इसके बारे में इतना ही जानना है, यहीं से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड है स्क्रोटम, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? वृषण कोश। अब देखिए नाम से ही समझ आ रहा है क्या है अंत में? कोश। कोश मतलब क्या रहता है आपको पता है? चैम्बर, जहां पे हम किसी चीज को रखते हैं। तो यहां भी स्क्रोटम क्या है? एक ऐसा बैग है, ठीक है, जिसमें क्या रहते हैं? टेस्टिस लटकते रहते हैं। अर्थात वृषण को चारों ओर से कवर करके जो कोशिका रखे रहती है वही आपकी स्क्रोटम है। अच्छा, कवर क्यों करती है? टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस, वृषण की सुरक्षा के लिए, ताकि उसको बाहरी किसी चीज से चोट ना लगे या उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए क्या करता है? ये कवर बना देता है। ठीक है, अब ये भी क्या रहेगा? एक जोड़ी में रहेगा, क्योंकि देखिए दो वृषण पाए जा रहे हैं, दो टेस्टिस पाए जा रहे हैं, तो स्क्रोटम में कितने पाए जाएंगे? दो। ये भी सहायक अंग, सॉरी ये मुख्य अंग है आपका किसका? नर जनन तंत्र का। अच्छा, इसका और क्या काम है? पहला चीज तो हमने ये जान लिया कि क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है किसको? आपका टेस्टिस को। दूसरा चीज जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो याद रखेंगे कि जो वृषण रहता है ना, वृषण के अंदर के तापमान को नियंत्रित भी कौन करता है? स्क्रोटम। अर्थात नर जनन तंत्र में वृषण में तापमान का नियंत्रण कौन करता है? स्क्रोटम। कैसे निर्माण करता है? तो जो पशु का शरीर है ना, पशु के शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो रहता है ना, वो यहां कम पाया जाता है। कहां कम पाया जाता है? स्क्रोटम में। कहां कम पाया जाता है? स्क्रोटम में। अर्थात वृषण कोश का तापमान पशु के शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, और इसीलिए टेस्टिस में जो आपका टेम्परेचर कंट्रोल है उसका काम कौन करता है? स्क्रोटम। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लीजिए, गाय के शरीर का तापमान कितना है? 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको सेल्सियस में ले रहे हैं तो 38.6 डिग्री सेल्सियस में रहता है। अब यहां से कितना डिग्री कम होगा? 2 से 3 डिग्री कम करना है। मतलब अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35.5 से आपका 38 मतलब 3 डिग्री कम करना है, तो 35.5 से 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहता है, किसका तापमान रहता है? आपके स्क्रोटम। किसका तापमान रहता है? स्क्रोटम। क्लियर है? समझ आ गया क्या काम थे? पहला प्रोटेक्शन ऑफ टेस्टिस, दूसरा कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर द टेस्टिकल्स। ठीक है, दो काम आपको समझ आ गया। अच्छा, ये जो स्क्रोटम रहता है ना, ये स्क्रोटम क्या रहता है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये तो एक तो थैले का काम कर रहा है, ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये स्क्रोटम है। ठीक है, इसके साथ ही साथ स्क्रोटम और क्या करता है? देखिए स्क्रोटम का जो साइज है ना, वो कम और ज्यादा होते रहता है। क्या होता है? कम और ज्यादा होते रहता है। कैसे कम और ज्यादा रहता है? ये वातावरण पे निर्भर रहता है। गर्मी के दिनों में जो वृषण कोश है वो लटक जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इसके जो सेल्स या जो इसके क्या बोल सकते हैं, थैली है ना, वो झुल जाती है। जबकि ठंडियों के दिनों में ये सिकुड़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपका पूछा भी गया है एक बार कि स्क्रोटम का जो आकार है वो किन आधारों पर परिवर्तित होता है। तो याद रखेंगे, वातावरण या फिर तापमान के आधार पर कम और ज्यादा होता है। गर्मी के दिन में ये लटक जाएगा और ठंडी के दिन में क्या रहता है? ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये आपके जो दो मेन ऑर्गन्स थे या जो प्राइमरी ऑर्गन्स थे किसके? आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये कंप्लीट होते हैं। यहां से इतने ही सवाल पूछे गए और इतना ही आपको जानना है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल इसका जवाब दिया जाएगा, पर इतना आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन, सहायक नर जनन भाग जो कहलाते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या रहते हैं? इसको स्टार्ट करेंगे हम नीचे से, एपिडिडाइमस से स्टार्ट करेंगे, फिर वास डिफरेंस, फिर सेमिकल में जाएंगे, ऐसे करते हुए पूरा इसको समझेंगे। तो सबसे पहला क्या है? एपिडिडाइमस, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकाय। ठीक है, और इसमें से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज तक पूछा गया है वो है अधिकाय की लंबाई। क्या है? अधिकाय की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई, अब देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इंच में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, ये याद रखेंगे। कितनी ज्यादा होती है? अधिकाय की लंबाई होती है 33 से 35 क्या फीट? नहीं, मीटर। 33 से 35 मीटर होती है एक अधिकाय की लंबाई, बहुत लंबा होता है। और हमेशा स्टूडेंट यहाँ फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि जितने भी लेंथ रहते हैं ना मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के या मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के, वो क्या रहते हैं? हमारे इंच में रहते हैं या फिर फीट में रहते हैं। बट यहाँ पे जब भी बात की जाती है आपकी एपिडिडाइमस की, इसकी लेंथ आपकी किस में रहती है? 33 से 35 मीटर में रहती है। ठीक है,
इसके बाद एपिडिडाइमस क्या करता है, देखिए एपिडिडाइमस जो है ना वो टेस्टिस से जो भी आपके स्पर्म रहता है ना उसको यहाँ कलेक्ट करता है। ठीक है, यहां से कलेक्ट करने के बाद ये जो पाइप दिख रही है, इस पाइप के थ्रू ये कहां भेज देता है, आपके पेनिस वाले सेक्शन में भेज देता है। अब देखिए एपिडिडाइमस 3 हिस्से में डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन से हिस्से में, तो एपिडिडाइमस को आप समझिए कि ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये एपिडिडाइमस का है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है यहां से, ये एपिडिडाइमस है। इसका ये वाला जो पोर्शन रहता है ना, ये हेड पोर्शन है। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, बॉडी पोर्शन। और ये जो नीचे आपको जहां पे जो लिखा है ना एपिडाइमस, नीचे वाले पोर्शन को टेल पोर्शन बोला जाता है। कौन कौन से पोर्शन है, हेड पोर्शन, बॉडी पोर्शन, टेल पोर्शन। ठीक है, ये 3 हिस्से में डिवाइडेड है। ठीक है, एपिडाइमस से मैंने क्या बताया, 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, हेड रहता है, बॉडी रहता है, टेल रहता है। जो इसका हेड पोर्शन रहता है ना, इसके हेड पोर्शन को क्या बोला जाता है, कैप्यूट। ठीक है, इसके हेड पोर्शन को क्या बोला जाता है, कैप्यूट। इसके जो बॉडी पोर्शन है उसको बोला जाता है कॉर्पस, और जो इसका टेल पोर्शन है इसको बोला जाता है कॉर्डा। ठीक है, क्या है, हेड पोर्शन को क्या बोला जाएगा, कैप्यूट। जो आपका बॉडी पोर्शन है उसका कॉर्पस, और जो टेल पोर्शन है इसको कॉर्डा बोला जाता है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेंथ आपको पता है कितनी थी, 33 से 35 मीटर रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका काम क्या रहता है, एपिडिडाइमस का मेन काम क्या रहता है। तो पहला चीज ये रहेगा, आपको पता होगा कि मैंने क्या बताया था, जो इसके हेड पोर्शन रहता है यहां से स्पर्म्स कलेक्ट होते हैं। ये स्पर्म्स कलेक्ट होकर कहां आएंगे, आपके एपिडिडाइमस में। फिर यहां से कहां जाएंगे, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से आपका यूरिनल ब्लैडर, फिर यहां से होता हुआ यूरेथ्रस, फिर ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा, पेनिस तक। तो जो सबसे पहला काम है वो है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। शुक्राणुओं का संग्रहण कौन करता है, आपका एपिडिडाइमस। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि जो एपिडिडाइमस है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म करता है, शुक्राणुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तीसरा चीज, टू कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं की जो सांद्रता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, पहला काम क्या था आपका, शुक्राणुओं का स्टोरेज मतलब संग्रहण करना। दूसरा काम क्या था, शुक्राणुओं का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट करना। तीसरा काम क्या था, शुक्राणुओं का कंसंट्रेशन मेंटेन करना। और ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, एपिडाइमस इतना ही रहता है, यही काम करता है मेनली। और उसके बाद जो एक और काम है वो ये रहता है कि शुक्राणुओं की मैच्योरिटी, परिपक्वता जो रहती है ना, वो भी यही निर्धारित करता है। ठीक है, समझ आएगा यहां तक। इसके बाद चलते हैं अगला, जो आपका सेकेंडरी पार्ट है वो क्या है, आपका वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस को हिंदी में शुक्र वाहिनी या रेतो वाहिनी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, देखो वाहिनी मतलब क्या है, किसी चीज का वाहन टाइप रहता है ना, सामान को क्या है ना एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, वाहिनी, यही इसका काम है। जो आपका वास डिफरेंस है ना, ये ट्यूबिकल जो आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या करता है, आपका जो स्पर्म है वो एपिडाइमस में स्टोर हुआ, वहां से क्या करता है, इसको कैरी करता है, और कैरी करके कहां छोड़ देता है, यूरिनल ब्लैडर में। जो मूत्राशय रहता है ना वहां जाके छोड़ देता है। फिर मूत्राशय से यूरेथ्रस, आपका जो मूत्र मार्ग है, वहां से होता हुआ पेनिस चला जाएगा। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी रहती है, ठीक है, वास डिफरेंस का लेंथ पूछा जाता है, तो इसकी लेंथ आप याद रखेंगे कि वास डिफरेंस का जो लेंथ रहता है वो 4 से 7 इंच रहता है। कितना रहता है, 4 से 7 इंच रहता है। इसके बाद आपको और क्या याद रखना है कि जो वास डिफरेंस रहता है ना, वास डिफरेंस में आपका मेनली इसको जैसे ही कट कर देते हैं ना, आपने सुना होगा ना कि पशुओं में बधियाकरण किया जाता है, तो बधियाकरण में मेनली वास डिफरेंस को ही कट कर देते हैं। अब सोचिए अगर यहीं से कट हो गया तो आज आपके स्पर्म में वो यहीं पर अटक जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, ऊपर जाएगा ही नहीं तो पेनिस तक पहुंचेगा ही नहीं। मतलब अब अगर आपके स्पर्म ही नहीं है तो फिर आपका फर्टिगेशन जो रहता है, फ्यूजन रहता है, वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो वास डिफरेंस का क्या काम है, बधियाकरण के दौरान इसी को काट दिया जाए। अच्छा, नेक्स्ट जो सेमिकल वेसिकल्स है वो कहां से स्टार्ट होगा, वास डिफरेंस, जहां वास डिफरेंस एंड होता है ना, जैसे यहाँ वास डिफरेंस एंड होता है, यहां से फिर क्या है आपका सेमिकल वेसिकल स्टार्ट हो जाएगा। जनरली इसका जो फेस रहता है वो यूरिनरी ब्लैडर जो रहता है ना, मूत्राशय, उसके सामने की ओर रहता है। अच्छा, इसका जो साइज रहता है वो कितना रहता है, 4 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा रहता है। और ये याद रखेंगे कि नर जनन तंत्र का जो सबसे बड़ा हिस्सा रहता है वो कौन सा रहता है, आपका सेमिनल वेसिकल। अब आप बोलेंगे कि लेंथ में तो आपका एपिडिडाइमस सबसे बड़ा था। हाँ, लेंथ में एपिडिडाइमस बड़ा है, लेकिन मैंने क्या बोला है, नर जनन तंत्र में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि, ग्लैंड, जो सबसे बड़ा ग्लैंड रहेगा, उन ग्लैंड्स में जैसे आपका कौन कौन से, प्रोस्टेट ग्लैंड है, आपका काउफर ग्लैंड है, ठीक है, ग्लांस ग्लैंड है, इन सारे ग्लैंड्स में सबसे बड़ा क्या रहता है, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स जो रहता है ना, वो सेमिनल वेसिकल्स का जो काम रहता है वो क्या काम रहता है, ये वीर्य के आयतन को बढ़ाता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ स्पर्म।
ठीक है, क्या करता है, वीर्य के आयतन को बढ़ाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको पुनर्स्थ ग्रंथि कहा जाता है। इसका जो साइज रहता है ना, वो रहता है 1.5 इंच लंबा और 0.5 इंच चौड़ा। लेंथ लंबाई कितनी रहती है, 1.5 इंच, और आपकी चौड़ाई कितनी रहती है, ½ इंच। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है ना, ये देखिए यहाँ पे रहता है, ये कहाँ आपका सेमिनल वेसिकल्स और जो आपका काउपर्स ग्लैंड है, इनके बीच में स्थित रहता है। इसमें क्या रहता है ना, इसका जो मेन काम रहता है, इसमें एक क्षारीय तत्व पाया जाता है। ये क्षारीय तत्व क्या करता है, ये क्षारीय तत्व जो आपका पीएच है उसको मेंटेन करता है, स्पर्म के पीएच को मेंटेन करता है। साथ ही साथ जैसे ही स्पर्म ओवरी में जाता है, तो जो ओवरी का आपका एसिडिटी है, अम्लीयता है, उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। कौन करता है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का जो आकार रहता है ना, वो रहता है 1 इंच लंबा और ½ इंच चौड़ा। ठीक है, कितना रहता है, 1 इंच लंबा। ये जो आपको दिखाई देगा जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के एंड में, ये आपका क्या कहलाता है, काउपर्स ग्लैंड। ये कितना रहता है, 1 इंच लंबा रहता है और ½ इंच चौड़ा। इसका जो मेन काम रहता है, इसमें एक म्यूकस फ्लूइड जो रहता है, म्यूकस द्रव्य स्त्रावित होता है, और इसका मेन काम रहता है जो आपका यूरेथ्रा है, जो आपका मूत्र मार्ग है ना, उसको साफ करने का काम कौन करता है, आपका काउपर ग्लैंड। फिर नेक्स्ट है आपका यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, आपका जो स्पर्म रहता है या जो आपका यूरिन रहता है, उसको कैरी करता है, और उस कैरी करते हुए इस रास्ते से होता हुआ कहां भेज देता है, पेनिस में भेज देता है। तो जनरली जो आपका यूरेथ्रा का काम क्या है, मूत्र मार्ग का, कि ये जितने भी स्पर्म्स है, जो वीर्य है या जो आपके मूत्र है, उसको एकत्रित करता है। एकत्रित करने के बाद एक मार्ग के द्वारा उसको शरीर के बाहर कर देता है। अच्छा, जो आपका यूरेथ्रा है ना, इसी पे आपके सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों यहीं पे स्थित रहते हैं। ये आपको पाइप दिखाई दे रही है, यहीं पे आपका स्थित रहता है क्या, ये तीनों ग्लैंड्स। अच्छा, इसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। जो एकत्र रहता है ना, यहाँ पे यूरिन आपका एकत्रित हो जाती है। इसके बाद क्या करता है, ये मूत्र मार्ग से होता हुआ बाहर चले जाता है। अब आपका ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। ठीक है, अब पेनिस भी 2 हिस्से में डिवाइडेड है। पहला जो आपका ये एज वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसको ग्लांस बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको पेनिस हेड बोला जाता है। ठीक है, ये अंदर वाला हिस्सा तो पेनिस कहा जाता है। फिर ये पेनिस के जस्ट जो बीच वाला हिस्सा बोल सकते हैं आपकी पेनिस हेड, और पेनिस के बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ग्लांस ग्लैंड बोलते हैं। तो पेनिस का क्या काम रहता है, जनरली पेनिस का काम यही है कि जो भी आपकी वीर्य है या जो आपका मूत्र है, इसको शरीर के बाहर निकालना। साथ ही साथ जो ये मेनली आपको पूछा गया है कि जो बैल या जो सांड है, उनके पेनिस की लंबाई कितनी रहती है, तो याद रखेंगे बैल या सांड के पेनिस की जो लंबाई, शिश्न की लंबाई रहती है, वो 3 फीट लंबा और 1 इंच उनका व्यास रहता है। लंबाई कितनी रहती है, 3 फीट रहती है, और व्यास कितना रहता है, 1 इंच रहता है। तो ये कंप्लीट था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या पूछे गए हैं, उसको मैक्सिमम हमने देखा कि यहाँ पे कवर हो जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप बिल्कुल डाउट सेक्शन में जो आपका कमेंट सेक्शन है वहां जाइए, या फिर जो आपकी ग्रुप्स है वहां जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।